गुड मॉर्निंग लर्नर। मैं हूं सैलजा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी, जहां पर 11th-12th अकाउंट्स की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने सीरीज स्टार्ट किया है फ्रॉम जीरो टू एडवांस विथ प्रोवाइड्स नोट्स विथ कनेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम अकाउंटिंग की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने सिर्फ अकाउंटेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये समझना भी आवश्यक है कि बिजनेस असल में कैसे काम करते हैं, कैसे टिके रहते हैं और अपने वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने कैसे रखते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, चलिए देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल असल में क्या है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप और आपका दोस्त मिलकर एक गेम खेल रहे हैं, जैसे लूडो या क्रिकेट। अगर खेल शुरू होने से पहले कोई नियम या कोई रूल्स ना बनाए जाए तो क्या होगा? आपका दोस्त अपनी गोटी 6 आने पर भी कहेगा कि नहीं, मेरी मर्जी है, तो मैं तो दोबारा चलूँगा। आप कहोगे आउट होने पर भी मैं भी बैटिंग करूँगा। पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा और अंत में लड़ाई होगी। ठीक वैसे ही दुनिया में लाखों बिजनेस हैं। कोई समोसे की दुकान चला रहा है तो कोई बहुत बड़ी कंपनी। अगर हर कोई अपनी मर्जी से अपने मुनाफे या प्रॉफिट का हिसाब लगाने लगे तो कोई भी सच में नहीं जान पाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कुछ नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया है। क्रिकेट रूल्स या ट्रैफिक नियम है, या कुछ ऐसे बुनियादी नियम है जो पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंट, सीए और गवर्नमेंट ने मिलकर तय किए हैं, ताकि हर कोई एक ही तरीके से हिसाब किताब लिखे। इससे शॉर्ट में हम GAAP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। याद रखिएगा ये फुल फॉर्म GAAP। ये यही चीज़ लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नथिंग बट ट्रैफिक रूल्स, स्टैंडर्ड ऑफ द बिजनेस। दे आर द बेसिक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड गाइडलाइंस डेट एवरी बिजनेसमैन, जैसे CA हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बॉडी एग्री टू फॉलो। इसने रूल बनाया है, ठीक है। अगर ये नियम ना हो तो कंपनी खुद का सबसे बड़ा अमीर दिखेगी और बैंक के आम लोग धोखा खाएंगे। देखिए, ये मेन डेफिनेशन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक रूल्स, concepts, guidelines that accountant follow while recording, classifying, summarizing, and presenting financial information. These principles ensures that financial statements are accurate, consistency, reliable, and comparable. अकाउंटिंग प्रिंसिपल नथिंग है, वो एक बेसिक रूल्स है, वो कंसेप्ट है, वो गाइडलाइंस है, ठीक है। और ये डेट अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट जो होते फॉलो करती है, कब? रिकॉर्डिंग करने टाइम, क्लासिफाइंग करने के टाइम, समराइजिंग के समय, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के समय, ये सारी चीज़ें हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते ये हैं कि व्यापार के लेन देन को सही तरीके से कैसे रिकॉर्ड और प्रस्तुत किया जाए। वो एक प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत दिए हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करते हुए उसको बनाना है। जितने भी हमारे जर्नल एंट्री या लेजर, जो भी जर्नल एंट्री होती है, जो भी अकाउंट होती है, ये आखिर में कहाँ से आई? उस सिद्धांत पे टिकी हुई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है। वास्तविक जीवन का उदाहरण देखिए। मान लीजिए दो छात्र अलग अलग नियमों से परीक्षा दें। एक को 100 में से, दूसरे को 50 में से अंक दिए जाएं। क्या तुलना सही होगा? नहीं। इसी प्रकार यदि हर कंपनी अलग नियम अपनाएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना नहीं की जा सकेगी। ओके। अब देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ उद्देश्य हैं जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल काम करती है। क्या है? यूनिफॉर्मिटी। सबसे पहली बात, एक रूपता होनी चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक है वो तो सबके लिए हो। एवरी बिजनेस फॉलो द सेम रूल। इसलिए रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम ट्रस्ट वर्थनेस होना चाहिए। ओके। कंपेरेबिलिटी, जिसको हम डिसीजन ले सके रिलायबिलिटी में। कंपेरेबिलिटी, तुलना करना आसान होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी हो तो कंपेयर कर सकें। अगर वो एक ही यूनिफॉर्मिटी होगी, कंसिस्टेंसी एक ही होगी, ठीक है, तभी तो तुलना कर सकेंगे। एक्यूरेसी, सटीकता, सटीकता होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड करेक्टली, तभी तो होगी। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक होना चाहिए। ओके। टाइप्स, मेन चीज़ हम लोग यही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के टाइप्स। तो फर्स्ट अकाउंटिंग के टाइप्स है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? देखिए,
This principle stated a business and its owner are two completely separate legal entities. All financial transactions of the business must be recorded separate from the personal and financial transactions of the owner. ठीक है, ये कहता है कि तुम अलग, तुम्हारा बिजनेस अलग, हमारा बिजनेस और उसका ऑनर बिल्कुल अलग अलग है. ओके, फॉर एग्जाम्पल राहुल चाट भंडार, ठीक है, नाम से एक स्टॉल खोला. किसने? राहुल ने खोला. उसने अपनी जेब से 50,000 लगातार दुकानें, बर्तन, कच्चा माल जो भी खरीदा. अब अकाउंटिंग के समय उसके नियम के अनुसार राहुल चाट भंडार नाम की दुकान पर 50,000 का कर्ज चढ़ गया. ठीक है, जो उसे राहुल को वापस करना है. इसे हम कैपिटल कहते हैं. बिजनेस, देखिए यहाँ बिजनेस अलग है, राहुल अलग है. बिजनेस को राहुल ने 50,000 दिए तो बिजनेस के लिए वो कर्ज है ना, और वो कैपिटल बन गया, बिजनेस का कैपिटल बन गया, जिसको हम कैपिटल कहते हैं. शाम को राहुल की पत्नी का फ़ोन आया, घर आते समय 2,000 का राशन ले आना. ठीक है, राहुल ने दुकान की गुल्लक से 2,000 निकाले और राशन ले गया. अब अकाउंटेंट्स इसे दुकान का खर्चा नहीं कहेगा, वो खर्चा लिखेगा ही नहीं, वो लिखेगा राहुल दुकान से 2,000 उधार लिए. ठीक है, क्योंकि बिजनेस अलग अलग है हमारा और राहुल अलग है, दो इंसान अलग अलग है, इसलिए तो वो जो उधार लिखेगा अपने बिजनेस से उसको ड्राइंग्स कहते हैं. अगर सपोज कीजिए अगर राहुल ऐसा नहीं करेगा तो महीने के अंत में उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुकान सच में फ़ायदा है, प्रॉफिट हुआ, या वो घर के खर्च में या दुकान में डूबा रहा. इसलिए अलग अलग रखा गया है. हम अक्सर सोचते हैं कि दुकान तो मेरी है तो दुकान का पैसा भी मेरा हुआ, लेकिन अकाउंटिंग कहती है नहीं, तुम और तुम्हारी दुकान दो अलग अलग इंसान हो. कानून की नज़र में आप एक जिंदा इंसान हो और आपका बिजनेस एक आर्टिफिशियल बनावटी इंसान है. बिजनेस के गल्ले यानी कि कैश बॉक्स में रखा एक एक रुपया बिजनेस का है, आपका नहीं. यही है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. सेकंड पढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पैसा बोलता है, भावनाएं नहीं बोलती है. देखिए क्या है, ओनली ट्रांजेक्शन्स मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड. यह सिद्धांत थोड़ा हार्टलेस है. कैसे है आपको पता चलेगा. यह कहता है कि आपके बिजनेस में कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, अगर आप उसे रुपए पैसे में नहीं तौल सकते तो डायरी में उसकी कोई जगह नहीं है. अकाउंटिंग की किताब में सिर्फ वही छपेगा जिसके आगे रुपीज़ का साइन लगा हो. ये इसीलिए हार्टलेस इसीलिए है क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है. हर एक चीज़ जो मनी से मेज़र हो अकाउंटिंग में उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वरना रिकॉर्ड नहीं करते हैं. मान के चलिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ दो चीज़ें होती है. आपका मैनेजर बहुत वफादार है, वह दिन रात मेहनत करता है और उसकी वजह से ग्राहक खींचे चले आते हैं. ठीक है, दुकान में 20,000 का नया स्टॉक कपड़े आया. अब देखिए, अब अकाउंटिंग की बुक में सिर्फ उस 20,000 को स्टॉक की एंट्री होगी, मैनेजर की वफादारी और मेहनत की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप यह नहीं लिख सकते हैं कि मैनेजर ने आज 5,000 की वफादारी की, चाहे मैनेजर की नौकरी छोड़ने से बिजनेस बंद ही क्यों ना हो जाए. आप जब तक वह काम कर रहा है उसकी वफादारी की कोई कीमत बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होगी. इसलिए बोला जाता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. जो भी चीज़ें हैं मनी से रिलेटेड उसी को रिकॉर्ड किया जाता है. तीसरा नंबर देखिए, अक्रूवल प्रिंसिपल. काम हुआ तो एंट्री पक्की, या तो वो नगद में हो या तो वो हमारा क्रेडिट में हो. ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर. जो भी रेवेन्यू हुआ या खर्च हुआ, कमाई हुआ, जो भी सारे रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो कमाई हुई या कमाई नहीं हुई, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड. जितने भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को उसी को समय दर्ज किया जाता है. ओके, जब वे घटित होते हैं, कमाई या खर्च जाते हैं, चाहे नगद कैश हो या वास्तविक हो. हमारे घर में क्या होता है, मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमारे घर में क्या होता है, जब जेब में पैसा आता है हम सोचते हैं कमाई हुई है, जब जेब से पैसा जाता है हम सोचते हैं खर्च हुआ. इसे कैश सिस्टम कहते हैं, लेकिन असली बिजनेस ऐसा नहीं चलता.
अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है जैसे ही डील पक्की हुई और सर्विस दे दी गई, कमाई उसी दिन मान ली जाएगी, चाहे ग्राहक पैसा 6 महीने बाद दे। वैसे ही अगर इस महीने का दुकान का किराया बाकी है तो उसे इसी महीने का खर्चा माना जाएगा, चाहे आप मकान मालिक को पैसा अगले साल दें। जैसे दूध वाला हमारा क्या करता है, सर्विस पहले पहुंचा देता है, पूरा 30 महीने की डेट आती है महीने के पैसे लेने की, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको दिया जाता है। सर्विस तो उसने पहले दे दी, ठीक है, लेकिन तो दर्ज तो दे दिया ना, दूध वाला अपना प्रॉफिट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से उसने तो दर्ज कर लिया बुक में। यही हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल है। चौथा पढ़ते हैं हम लोग, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है प्रिंसिपल को, पहले 4 पढ़ाएंगे, उसके बाद देन अगेन 4। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इसका मतलब ये हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए कैसे, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो अकाउंटेंट यह मानकर चलता है कि यह बिजनेस सालों साल, पीढ़ियों तक, पीढ़ियाँ चलेगी, यह कल या परसों बंद होने वाला नहीं है। इस सोच के कारण हम बड़े बड़े खर्च, संपत्तियाँ, एसेट को कई सालों में बांट पाते हैं। देखो, दिस प्रिंसिपल assumes that a business will continue to operate indefinitely and will not dissolve or liquidate in the foreseeable future because of these assets are recorded at their historical cost rather than their current market liquidation value। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि जितनी भी हमारी बिजनेस है अनिश्चित काल तक चलेगी और निकट भविष्य में बंद नहीं होगी। इसी वजह से संपत्तियां, जो भी इसकी एसेट है, बाजार में कीमत मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि उनके वास्तविक लागत, हिस्टोरिकल पर दिखाया जाता है। देखिए, जो भी सामान हम लोग, एसेट हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए, तो वो मार्केट वैल्यू पर, लेकिन जो हमने फर्स्ट टाइम जो हमने खरीदा वो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, तो उसी पर हम दिखाते हैं। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमारा यही कहता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने एक ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया और उसके लिए 60,000 का एक नया स्मार्टफोन और एक बाइक खरीदी, ठीक है। आपको पता है कि बाइक और फ़ोन कम से कम 3 साल चलेंगे, ठीक है। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं मानोगे, यानी सोचोगे कि बिज़नेस कल ही बंद हो सकता है, तो आपको पहले ही महीने में दिखाना पड़ेगा कि 60,000 का भारी नुकसान हो गया। आप डर जाओगे कि बिज़नेस तो घाटे में है, लेकिन इस प्रिंसिपल की वजह से आप मुस्कुराओगे और कहोगे बिज़नेस तो लंबा चलना है, इसलिए इस 60,000 के खर्च को मैं हर साल 20,000 करके 3 साल में दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन। इससे आपको पहले साल प्रॉफिट एकदम सही दिखेगा। उस 60,000 का बाइक को 3 साल में डिवाइड कर दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन मतलब हमारा खर्चा, ठीक है। यही हमारा, तो ये 20,000 किस अमाउंट पे लगा गया, 60,000 जो हमने फर्स्ट साल में खरीदा है, हिस्टोरिकल वैल्यू, ना कि अभी का प्राइस। अभी का प्राइस क्या, अभी का बाइक का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से लगाया जाए, वो नहीं। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल यही कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू। ओके, थैंक यू। एंड अगले वीडियो के लिए आप बनाए रखिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं।